कहते हैं मोहब्बत की सबसे खूबसूरत निशानी है ताजमहल। एक ऐसा अजूबा जो संगमरमर में लिपटी एक कहानी कहता है, प्यार की, जुदाई की और अमर यादों की। लेकिन दोस्तों, क्या ये वही कहानी है जो हमें सदियों से बताई गई है, या फिर इसके पीछे छुपे हैं कुछ ऐसे राज जिन्हें वक्त ने इतिहास की परतों में कहीं दफन कर दिया है। कहा जाता है कि इस महल के नीचे ऐसे 22 बंद कमरे हैं जिनमें क्या छिपा है कोई नहीं जानता। कुछ कहते हैं कि वहाँ एक पुराना मंदिर था, तो कुछ ऐसे एक अद्भुत रहस्य मानते हैं जिसे समझना इंसान की बस की बात नहीं है। हर पत्थर, हर दीवार कुछ कहना चाहती है। क्या सच में ताजमहल सिर्फ एक मकबरा है, या फिर इसके पीछे छिपी है कोई अनकही कहानी जो हमारे इतिहास की दिशा ही बदल सकती है? तो दोस्तों, आज हम मूवीज टाइम पर खोलेंगे ताजमहल के उन रहस्यों के दरवाजे जिन्हें सदियों से बंद रखा गया है, जहाँ हर परछाई एक सवाल बनकर सामने आती है और हर जवाब एक नए रहस्य की शुरुआत कर देता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए ताकि मूवीज और वेब सीरीज का लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फिल्म की शुरुआत होती है 1959 से, जहां पर हमें आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट की एक टीम को दिखाया जाता है जो कि ताजमहल के चैम्बर में जाते हैं, क्योंकि वहां पर कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा था। जो 22 कमरे बंद किए गए हैं, तो वहां मजदूरों के द्वारा मरम्मत का काम चल रहा था। तभी उन्होंने देखा कि 22 कमरे जो बंद कर दिए गए हैं, उन्हीं में से एक कमरे की ईंट जो है वो गिरने लगी थी, जिस वजह से आसानी से अंदर देखा जा सकता है कि अंदर क्या है। तो इन्हीं में से जब मिस्टर राव की नजर अंदर पड़ी तो वो पूरी तरह से हैरान रह चुके थे। वहाँ कुछ तो ऐसा था जिसे देखकर वो पूरी तरह से अचंभित थे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है 2023 में, जहाँ पर हमें विष्णु दास नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि ताजमहल में गाइड का काम करता है। ताजमहल में गाइड का काम करते हुए विष्णु दास को लगभग 25 से 30 साल हो चुके हैं। तो विष्णु दास का बेटा भी यही काम करता है, और तो और विष्णु दास के पिता मतलब कि महेंद्र दास भी यही काम करते थे। विष्णु दास को ताजमहल का अच्छा खासा नॉलेज है, जिस वजह से वो टूरिस्ट को इसके बारे में काफी अच्छे तरीके से बताते हैं। लेकिन एक चीज जो विष्णु के बेटे अविनाश को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बात कुछ ऐसी है कि विष्णु दास जो है वो टूरिस्ट से सिर्फ और सिर्फ 300 रुपए ही लेते हैं, लेकिन जब वो अपनी इच्छा से टिप के रूप में 2000 रुपए देने की कोशिश करते हैं तो विष्णु उन्हें नहीं लेते हैं। यही चीज अविनाश को बहुत बुरी लगती है और वो कहते हैं कि अगर पिताजी इसी तरह से करते रहे तो हमारा काम कैसे चलेगा, हमारा घर कैसे चलेगा। जिससे हमें पता चलता है कि विष्णु दास जो है वो बहुत ही खुददार आदमी है और बहुत ईमानदार भी। अब आगे हम देखते हैं कि गाइड ऑफ प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने वाले थे, और इस बार ये इलेक्शन जो है वो विष्णु दास भी लड़ना चाहते हैं, इसलिए वो अपने बेटे के साथ नॉमिनेशन डालने के लिए पहुंच जाते हैं। फिलहाल के जो प्रेसिडेंट है उसका नाम उस्मान है, और उस्मान को बहुत अच्छे से मालूम है कि अगर ये इलेक्शन विष्णु दास ने लड़ा तो उनके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि विष्णु दास का बैकग्राउंड एकदम क्लीन है, वो ईमानदार है और सभी लोगों से बहुत ही अच्छे से बात करते हैं। यही चीज देखते हुए उस्मान भाई जो है वो विष्णु दास के पास आते हैं और वो विष्णु दास से कहते हैं कि वो ये इलेक्शन ना लड़े। उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद वो हमारे खिलाफ जा रहे हैं। विष्णु दास उसे समझाते हैं कि मैं किसी के खिलाफ नहीं जा रहा हूँ, बल्कि मैं तो बहुत ही अच्छा काम कर रहा हूँ। इतने सालों से प्रेसिडेंट रहकर शायद जो आप काम नहीं कर पाए हैं, शायद वो काम मैं कर पाऊंगा। इतने सालों से मैं कहता आ रहा हूँ कि हमें गाइड की सिक्योरिटी के लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी ना हो सका। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नहीं हो रही थी, इसलिए मुझे प्रेसिडेंट बनना होगा, और एक बार गाइड ऑफ प्रेसिडेंट बन गया तो मैं सारी चीजों को बदल पाऊंगा। तो जल्दी इलेक्शन होने वाला था, इसलिए विष्णु दास जो है वो इलेक्शन में लग जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि वो ये इलेक्शन आराम से जीत सकते हैं। जिसके बाद विष्णु दास जो है वो एक इंटरव्यू भी देते हैं, जिसमें महिमा नाम की एक लड़की जो है वो एक डॉक्यूमेंट्री बना रही है, और वो ताजमहल के कुछ अननोन फैक्ट्स जो है वो जानना चाहती है। इसलिए वो यहाँ पर विष्णु दास का इंटरव्यू लेकर सारी इंफॉर्मेशन लेना चाहती है। महिमा यहाँ पर विष्णु दास से पुरानी बातें करती है और कहती है कि 1980 के आसपास कुछ लोगों ने यहाँ कार्बन डेटिंग की मांग की थी और उन 22 कमरों को खुलवाने की भी कोशिश की थी। यही मांग 1980 से पहले और 1980 के बाद भी हुई थी, जिनमें महेंद्र दास नाम के आदमी ने उन 22 कमरों को खुलवाने की कोशिश की थी। आखिरकार हम जानना चाहते हैं कि उन 22 कमरों में ऐसा है क्या, लेकिन यहाँ पर विष्णु दास बताते हैं कि वैसे तो वहाँ किसी को भी जाने नहीं दिया जाता है, लेकिन शायद उन 22 कमरों में ऐसा कुछ भी नहीं है जिस वजह से वहाँ टूरिस्ट का जाना अलाउड हो। लेकिन यहाँ हमें मालूम चलता है कि जो महेंद्र दास थे वो दरअसल में विष्णु दास के पिता थे, और वो भी ताजमहल की रिसर्च और उन 22 बंद कमरों पर रिसर्च और रहस्य को जानना चाहते थे।
लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर और एक खास कम्युनिटी के लोग जो है वो उन पर इतना प्रेशर डाल रहे थे जिस वजह से महेंद्र दास को आत्महत्या करनी पड़ी थी। जब ये बात विष्णुदास सोचते हैं तो उन्हें इस बात का बहुत दुख होता है कि आखिरकार पिताजी क्या जानना चाहते थे, और अगर वो अपनी रिसर्च कर रहे थे और अगर वो सच निकली तो उन्हें इस बात का बहुत दुख होगा, क्योंकि विष्णुदास को भी बहुत सारी ऐसी बातें पता है जो कि ताजमहल की हिस्ट्री को बदल सकता है, लेकिन कभी भी उन्होंने जानने की कोशिश नहीं की। आगे हम देखते हैं कि विष्णुदास के सारे दोस्त बैठे हुए थे, सभी मिलकर शराब पी रहे थे और यहीं पर विष्णुदास जो है वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि क्या होगा अगर पता चले कि ताजमहल नहीं बल्कि एक पहले मंदिर था और फिर बाद में से ताजमहल बनाया गया है। तो सोचो हमारे पूर्वज ने जो सवाल उठाए थे उनका जवाब जानना कितना ज्यादा जरूरी है। तभी इन्हीं में से एक आदमी जो है वो भड़क जाता है और वह विष्णुदास से कहने लगता है कि जो ताजमहल हमें रोजी रोटी दे रहा है, हमें कोई हक नहीं बनता है कि हम उस पर सवाल उठाएं। जिस थाली में हम खा रहे हैं उसमें छेद नहीं कर सकते। तब विष्णुदास कहते हैं कि ताजमहल हमें रोजी रोटी जरूर दे रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ताजमहल के इतिहास को भी ना जाने। क्या कभी देखा है कि किसी मकबरे पर गुंबद हो? क्या कभी देखा है कि उसमें कलश हो और तो और आम के पत्ते और एक चांद भी मौजूद हो? ऐसा तो मैंने सिर्फ और सिर्फ मंदिर में ही देखा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ताजमहल एक मकबरा नहीं बल्कि एक मंदिर है, और दूध का दूध पानी का पानी तब हो जाएगा जब इस ताजमहल का कार्बन डेटिंग होगा। ये सुनकर विष्णुदास के बहुत सारे दोस्त भड़क जाते हैं और उनके बीच में बहस होने लगती है। अब आगे हम देखते हैं कि विष्णुदास को गाइड ऑफ प्रेसिडेंट और एसोसिएशन वाले अपने पास बुलाते हैं। बात कुछ ऐसी है कि जब कल शाम को विष्णुदास ये सारी बातें बता रहे थे, उन्हीं में से एक आदमी ने ये सारी चीज रिकॉर्ड कर ली थी और अब वो वीडियो जो है वो पूरी तरह से वायरल हो चुकी है। तो अब बहुत सारे लोग जो है वो विष्णुदास के लिए मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और अब एसोसिएशन वाले अब उसे अपने पास बुलाते हैं। उस्मान खान जो कि फिलहाल की स्थिति में गाइड ऑफ प्रेसिडेंट है, वो यहाँ पर विष्णुदास से कहते हैं कि तुम्हें सस्पेंड किया जाता है, क्योंकि विष्णुदास ने वीडियो में जो सारी चीजें कही है वो सारी चीजें उनके हिसाब से बहुत ही ज्यादा गलत कही है और उन्हें ऐसा लगता है कि विष्णुदास जो है वो टूरिस्ट को मिसगाइड कर सकते हैं, इसी वजह से उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। लोगों के अंदर बहुत गुस्सा था, जिस वजह से मुस्लिम लोग जो है वो यहाँ पर विष्णुदास के मुंह पर कालिक पोत देते हैं और अब तो विष्णुदास का इलेक्शन लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। रही बात विष्णुदास के बेटे अविनाश की, तो उसे भी सस्पेंड कर दिया गया था। डायरेक्टली नहीं किया गया, लेकिन उससे कहा गया कि अगर तुम भी यहाँ पर रहोगे तो तुम्हारे साथ भी कुछ बुरा हो सकता है, इसलिए उसे घर पर रहने की हिदायत दी जाती है। तो सस्पेंड होने के बाद अब विष्णुदास ने भी कुछ चीजें सोच ली थी। उनके पिता महेंद्र दास जो रिसर्च कर रहे थे, जिन 22 कमरों का रहस्य वो जानना चाहते थे, अब ये सारी चीजें जो है वो विष्णुदास भी जानना चाहते हैं, इसलिए वो अब एक PIL फाइल करना चाहते हैं, जिसका मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, क्योंकि विष्णुदास के पास अब खोने को कुछ भी नहीं बचा है और पाने को बहुत कुछ है। तो अब विष्णुदास जो है वो शशिकांत नाम के एक वकील के पास जाते हैं और उन्हें ताजमहल पर केस करना है, ये सारी बातें उन्हें बता देते हैं कि वो एक PIL फाइल करना चाहते हैं, और जिस पर शशिकांत कहते हैं कि ये इतना आसान नहीं है। आपसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने ताजमहल पर केस करने की कोशिश की है और PIL भी फाइल की है, लेकिन हर बार कोर्ट ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि एक सॉलिड एविडेंस होना बहुत जरूरी है। लेकिन विष्णुदास के पास कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से वो सॉलिड एविडेंस ला सकते हैं। वो यहाँ महेंद्र दास मतलब कि अपने पिता के दोस्त के बेटे के पास जाते हैं और वहां से वो कुछ सॉलिड एविडेंस कलेक्ट कर लाते हैं और अब वो PIL फाइल करने के लिए पूरी तरह से रेडी थे। लेकिन तभी कुछ प्रॉब्लम सामने आ जाती है। बात कुछ ऐसी है कि विष्णुदास के वकील शशिकांत के कुत्ते को कल रात कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी है और एक चिट्ठी भी छोड़कर गए हैं कि अगर ये केस वो नहीं छोड़ते हैं तो जो हाल कुत्ते का हुआ है वही हाल तुम्हारा भी हो सकता है। ये देखकर शशिकांत पूरी तरह से डर जाता है और वो अब विष्णुदास के पास आते हैं और कहते हैं कि वो ये केस नहीं लड़ सकता है, लेकिन अगर तुम्हारी PIL बहुत स्ट्रांग है, तुम्हारा केस स्ट्रांग है, तो ये केस तुम खुद भी लड़ सकते हो। जिस वजह से विष्णुदास ने डिसाइड किया कि ये केस वो खुद ही लड़ेंगे। तो जब विष्णुदास कोर्ट पहुंचते हैं तो मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं विष्णुदास के ओपोजिशन में राशिद खान नाम के वकील थे, जो कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये PIL हर बार की तरह एक्सेप्ट नहीं होने वाली है। लेकिन शायद विष्णुदास के पास कुछ ऐसी चीजें तो है जिससे कि वो इस PIL को एक्सेप्ट करवा सकते हैं। तो अब विष्णुदास कहते हैं कि उनका सबसे पहला सवाल जो है वो आर्कोलॉजिस्ट से है कि
उनके पास ऐसा क्या प्रमाण है कि वो बता सके कि ताजमहल जो है वो शाहजहां ने ही बनवाया है। और वो एजुकेशन बोर्ड से भी सवाल करते हैं कि आखिरकार उन्होंने ताजमहल के इतिहास को किस तरह से लिखा गया है और किस आधार पर वो ताजमहल के इतिहास को पढ़ाते हैं। एक सवाल गवर्नमेंट के लिए भी है कि आखिरकार ताजमहल के नीचे 22 कमरों में ऐसा क्या है जिसे वो छुपा रहे हैं, क्योंकि विष्णुदास का मानना ये है कि अच्छे भविष्य के लिए अतीत की गलतियां और सच दोनों जरूरी है। तो विष्णुदास का सीधा पॉइंट ये है कि ताजमहल शाहजहां ने नहीं बनवाया, बल्कि किसी हिंदू राजा के महल को लेके उसे रेनोवेट करवा के उसे मकबरे में बदल दिया। लेकिन अदालत फैक्ट जानना चाहती है, तो विष्णुदास अदालत को कुछ फोटोज बताते हुए कहते हैं कि ताजमहल के बाहरी कॉरिडोर में बहुत सारे ऐसे कमरे हैं जिनमें किचन है, गेस्ट रूम है और तो और गौशाला भी है। तो इन सब का एक मकबरे में क्या काम? क्या शाहजहां दूध पीते थे? और तो और वहाँ एक म्यूजिक रूम भी था, तो क्या शाहजहां वहाँ मुजरा देखते थे? इसके बाद विष्णुदास ताजमहल के ऊपर की गुम्बद की फोटो बताते हुए कहते हैं कि गुम्बद के ऊपर कलश है, नारियल है और आम के पत्ते हैं और तो और आधा चांद भी है जो कि शिव जी के माथे पर होता है, जो कि हमें त्रिशूल के रूप में दिखाई पड़ता है। और त्रिशूल तो सनातनी धर्म का प्रतीक है। ऐसा आज तक नहीं देखा है कि किसी मकबरे के ऊपर इतनी सारी वैदिक चीजें हों। तो विष्णुदास के फैक्ट्स को देखते हुए यहाँ पर अदालत अपना फैसला लेती है। विष्णुदास की PIL को एक्सेप्ट किया जाता है और तो और एजुकेशन बोर्ड, हिस्टोरियंस और आर्कोलॉजिस्ट को नोटिस भेजा जाता है और अगली हेयरिंग में ताजमहल से जुड़े सारे दस्तावेज और सारे सबूतों को पेश करने का आदेश देती है। तो इस तरह से विष्णुदास की PIL एक्सेप्ट हो चुकी थी, जो कि बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि ऐसा आज तक पहले कभी भी नहीं हुआ था। अब अगली हेयरिंग स्टार्ट होती है, जहां पर अगली हेयरिंग में एजुकेशन बोर्ड से कल्पना को यहां पर बुलाया जाता है, जहां पर राशिद खान जो है वो उनसे पूछताछ और सवाल जवाब करते हैं, जिससे कल्पना के द्वारा पता चलता है कि आखिरकार एजुकेशन बोर्ड जो है वो हिस्ट्री को कैसे लिखता है और किस तरह से पढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ पर विष्णुदास के कुछ सवाल है। वो कहते हैं कि जिस तरह से मुगल के इतिहास को पढ़ाया जाता है, उसी तरह से हमारे हिंदू सभ्यता के कुछ राजा थे, उनके इतिहास को नहीं पढ़ाया जाता। वो कहते हैं कि नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारी थी, तो हमें पढ़ाया जाता है कि गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी, जो कि एक सनातनी थे और एक समाचार पत्र के लिए काम भी करते थे। इतने डिटेल में जब नाथूराम गोडसे के बारे में बताया गया है और मुगल के सारे साम्राज्य के बारे में भी इसी तरह से बताया जाता है, तो आखिरकार हिंदू सभ्यता के राजाओं ने क्या गलती की है? उन लोगों के बारे में इतने डिटेल में हमें क्यों नहीं बताया जाता? अब आगे हम देखते हैं कि अविनाश के बेटे के स्कूल बुलाया जाता है। दरअसल में वहाँ प्रिंसिपल जो है वो उसकी कुछ कंप्लेंट जो है वो उन्हें बताना चाहती है। प्रिंसिपल बताती है कि आपका बच्चा जो है वो ताजमहल के बारे में उल्टी सीधी बातें बच्चों को बता रहा है कि वह ताजमहल एक मकबरा नहीं बल्कि एक मंदिर है। तो भले ही आपके पिताजी केस लड़ रहे हों, लेकिन अभी हमारे सिलेबस में यही सारी चीजें लिखी है और हमें यही चीजें पढ़ानी होगी। इसलिए आप अपने बच्चे को समझाएं कि वो बाकी बच्चों को ये सारी चीजें ना बताए और ना ही उनसे इनके बारे में बात करे, वरना हमें इसे सस्पेंड करना पड़ेगा। अगली हेयर में राशिद जो है वो हबीब नाम के एक आदमी को अदालत में बुलाता है और कटघरे में पेश करता है और वो बताते हैं कि शाहजहां को ये ताजमहल बनाने का आइडिया कैसे आया। तो बात कुछ ऐसी है कि शाहजहां और मुमताज जब शतरंज खेल रहे थे, तभी अचानक से उन्हें किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। वो बच्चे की आवाज दरअसल में यहाँ मुमताज की कोख से आ रही थी। ये शुभ संकेत नहीं थे और उन्हें पता था कि इससे मुमताज भी नहीं बचने वाली है, और जो कि उनका 14वां बच्चा होने वाला था। इसे देखते हुए मुमताज समझ चुकी थी कि वो नहीं बचेगी, इसलिए मुमताज ने शाहजहां के सामने अपनी 2 ख्वाहिशें रखी। पहली ख्वाहिश ये थी कि उनकी याद में एक बहुत ही सुंदर मकबरा बनाया जाए। दूसरी ख्वाहिश ये थी कि उनके इंतकाल के यानी कि मर जाने के बाद शाहजहां दूसरी शादी ना करे। तब शाहजहां के आर्किटेक्ट ने मिलकर ताजमहल के मॉडल को तैयार किया और फिर उसे बनाना भी चालू किया। लेकिन विष्णुदास के पास भी कुछ फैक्ट थे। उन्होंने बताया कि दरअसल में ताजमहल जिस जगह पर बनाया गया है वो पहले जमीन जो है मानसिंह की थी और वहां पर एक सुंदर महल भी मौजूद था, और शाहजहां ने ये जमीन जो है वो मानसिंह से नहीं ली थी, बल्कि ये जमीन उन्होंने मानसिंह के पोते जयसिंह से ली थी। और ये बात सभी को मालूम है कि जिस जगह पर जयसिंह का ये महल था, जो कि गुंबद युक्त था, उसी जगह पर ताजमहल का निर्माण किया गया। अब हमें ये नहीं मालूम है कि जयसिंह के महल को ही रेनोवेट करके ताजमहल बनाया गया या फिर ताजमहल को शाहजहां ने फाउंडेशन से बनाया है। लेकिन राशिद बताता है कि शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण जो है वो फाउंडेशन से ही स्टार्ट किया था, जिसके सबूत जो है वो उनके पास है। बात कुछ ऐसी है कि फ्रेंच का एक ट्रेवलर जेबी टेवर्नियर ने अपनी बुक में साफ साफ लिखा है। उस बुक का नाम है ट्रेवल्स ऑफ इंडिया। उस बुक में टेवर्नियर ने लिखा है कि जब वो भारत आया था तब ताजमहल का निर्माण होना स्टार्ट हुआ था
उसने ताजमहल को शुरुआत से बनते हुए भी देखा और खत्म होते हुए भी। लेकिन यहाँ पर भी विष्णुदास के पास कुछ फैक्ट थे। उन्होंने कहा कि टेवर्नियर जो है वो पहली बार 1940 में इंडिया आया था, लेकिन ताजमहल का निर्माण होना स्टार्ट हो गया था 1932 से। टेवर्नियर ने अपनी बुक में ये भी लिखा था कि उसने ताजमहल को पूरा बनते हुए, मतलब कि लास्ट का जो काम चल रहा था वो भी देखा, लेकिन ये भी सरासर झूठ है, क्योंकि टेवर्नियर जो है वो दूसरी बार इंडिया 1965 में आया था, जबकि ताजमहल का काम पूरा जो है वो 1954 में हो चुका था। लेकिन राशिद खान के पास कुछ सबूत है और उन्होंने बताया कि दरअसल में 1951 से 1954 तक टेवर्नियर जो है वो इंडिया में ही थे और तभी उन्होंने इस काम को समाप्त होते हुए देखा था। लेकिन यहाँ पर विष्णुदास अपनी पूरी तैयारी में थे। वो यहाँ राशिद खान को बताते हैं कि बात बिल्कुल सच है। 1951 से 1954 तक टेवर्नियर इंडिया में मौजूद थे, लेकिन वो आगरा कभी नहीं गए। उनके पास पूरी लिस्ट है कि टेवर्नियर जो है वो 1951 से 1954 तक कहाँ कहाँ गए थे, जिनमें आगरा का नाम कहीं भी नहीं था। तो फिर आखिरकार टेवर्नियर ने उनका काम कैसे देखा? शाहजहां ने टेवर्नियर को वीडियो कॉल किया था या फिर उनके पास रील भेजी थी? तो विष्णुदास के लिए ये केस जितना ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा था, उसकी फैमिली के लिए और भी ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। उसकी बेटी को परेशान किया जाता, उसके बेटे को बुरी तरह से पीटा जाता। इस तरह से यहाँ पर वो लोग जो है वो उसकी फैमिली को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे थे, लेकिन फिर भी विष्णुदास जो है वो हार नहीं मानने वाले थे। तो अगली हेयरिंग में हम देखते हैं एक आर्कियोलॉजिस्ट को, जो कि राशिद खान को बताते हैं कि आखिरकार ताजमहल का निर्माण कैसे किया गया, उसका आर्किटेक्ट किस तरह से किया गया। वो बताते हैं कि इसे ऑक्टागोनल प्लान के द्वारा बनाया गया था और ऑक्टागोनल प्लान जो है वो ताजमहल से ही स्टार्ट हुआ था। इससे पहले इसका कभी भी यूज नहीं हुआ था। लेकिन विष्णुदास जी बताते हैं कि इसका यूज बहुत पहले हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे हिंदू के ऐसे मंदिर है जिनमें आज भी देखा जा सकता है कि उन्हें ऑक्टागोनल प्लान के तरीके से ही बनाया गया था, जिनका निर्माण लगभग 1100 ईस्वी के आसपास हुआ था, मतलब कि ताजमहल बनने के लगभग 400 से 500 साल पहले। जिसके बाद राशिद खान जो है वो कुछ और एविडेंस पेश करते हैं, ऐसे एविडेंस जिससे कि ये केस और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। वो शाहजहां के द्वारा दिए गए फरमानों की लिस्ट यहाँ पर लेकर आते हैं, जो कि उन्होंने बीकानेर के आर्काइव से निकाले हैं, जिनमें फरमान की पूरी लिस्ट थी। पहले फरमान उन्होंने 21 जनवरी 1932 में जयसिंह को भेजा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि हमारे बहुत सारे मजदूर जो है वो संगमरमर लेकर आ रहे हैं, इसलिए उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए, मतलब कि उनके रास्तों को ब्लॉक नहीं किया जाए। इसी तरह से उन्होंने 1934 में भी इसी तरह का फरमान दिया था और 1937 में भी, जिससे क्लियर हो जाता है कि 1932 में ही ताजमहल का निर्माण स्टार्ट हुआ था और ये सारे फरमान जयसिंह के लिए लिखे गए थे, जिन्हें भी कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन अभी फिलहाल तो विष्णुदास के पास कुछ भी कहने को नहीं था, इसलिए उन्हें इन फरमानों को स्टडी करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए था। अब रात को एडवोकेट शशिकांत जो है वो विष्णुदास को एक आदमी के पास ले जाता है और पता चलता है कि ये बूढ़ा आदमी 1959 में ताजमहल के चैम्बर में गया था और उसने वहां वो सारी चीजें देखी थी जो कि हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था, जिनका नाम मिस्टर राव है। मिस्टर राव कहते हैं कि वो कोर्ट में पेश जरूर होंगे और जो भी उन्होंने वहां देखा था वो सारी चीजें बताएंगे। लेकिन उस्मान भाई के लोगों को जब ये बात मालूम चली तो उन्होंने उसे धमका दिया और अब मिस्टर राव कोर्ट आने से पलट जाते हैं। लेकिन फिर भी विष्णुदास को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने उन फरमानों को अच्छे से स्टडी कर लिया था। उन्होंने अदालत में बताया कि मैंने फरमानों को ठीक से पढ़ा। 3 फरमान जो कि राशिद खान ने हमें बताए हैं वो फरमान जरूर जयसिंह के लिए थे, लेकिन उन फरमानों में ये कहीं भी नहीं लिखा था कि ये सारी चीजें जो है वो ताजमहल के लिए मंगाई जा रही है। संगमरमर और बहुत सारी चीजें और बहुत सारे मजदूर को बुलाया जा रहा था। उस समय पर बहुत सारे ऐसे मकबरे जो है वो बन रहे थे। आगरा में उनके भी और भी सारे मकबरे हैं और उन्हीं को रेनोवेट करने के लिए संगमरमर और बहुत सारे मजदूरों को बुलाया गया था, क्योंकि फरमानों में कहीं भी नहीं लिखा था कि ताजमहल को बनाने के लिए ये सारी चीजों की जरूरत पड़ रही है। राशिद खान बताते हैं कि शाहजहां के शासनकाल को द गोल्डन ईरा ऑफ द मुगल एम्पायर कहा जाता है। वो सेकुलर थे और सभी के बारे में सोचते थे और अभी तक के मुगल एम्पायर के सबसे ज्यादा अमीर और सबसे ज्यादा शक्तिशाली भी थे। लेकिन विष्णुदास बताते हैं कि हमने कई बुक में पढ़ा है जिसमें साफ साफ लिखा है कि गोल्डन ऑफ ईरा नहीं था, बल्कि शाहजहां के शासनकाल में बीमारी थी, महामारी थी और भुखमरी भी थी। और तो और कई बुक में तो ये भी लिखा है कि ताजमहल के मकबरे को बनाने के लिए उस समय पर चंदा भी लिया गया था। जिसके बाद विष्णुदास बताते हैं कि 1981 में पीटर विलियम्स ने ताजमहल के दरवाजे की एक लकड़ी की कार्बन डेटिंग की थी।
वो दरवाजा दरअसल में यमुना नदी के किनारे पर मौजूद था। तो जब उस लकड़ी की कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला है कि वो लकड़ी दरअसल में ताजमहल बनने से भी 300 साल पुरानी है। लेकिन पीटर विलियम्स ने विद परमिशन ये सब कुछ नहीं किया था, बल्कि इलीगल रूप से किया था, इसलिए इसे रिकॉर्ड नहीं किया गया है, इसलिए इसे फैक्ट में भी नहीं जोड़ा जाता है। अगर उनके पास कोई एविडेंस है जिससे कि पता लगाया जा सके कि पीटर विलियम्स ने किसी के सामने लकड़ी के टुकड़े को लिया था, तब वो मान सकते हैं। तो विष्णुदास के पास ऐसा सबूत भी है, क्योंकि महिमा जो है वो उनकी मदद करती है। दरअसल में पीटर विलियम्स की पत्नी सैंड्रा अभी भी जिंदा है और पीटर विलियम्स के साथ सैंड्रा भी ताजमहल में गई थी और उनके सामने ही लकड़ी के टुकड़े को लिया गया था। तो सैंड्रा बताती है कि वो तो फिलहाल इंडिया नहीं आ सकती है, लेकिन एक और आदमी था जो कि अभी भी इंडिया में ही मौजूद है और वो भी हमारे साथ ही गया था, जिसका नाम योगेश भट्ट है, जो कि देहरादून में रहता है। तो यहाँ पर हमारे विष्णुदास जो है वो देहरादून जाते हैं, योगेश भट्ट से मिलते हैं और उन्हें तुरंत ही लेकर आने लगते हैं। लेकिन तभी बीच रास्ते में बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जो कि उस्मान खान के लोग थे और वो योगेश भट्ट को अपने कब्जे में ले लेते हैं। तो विष्णुदास के पास सिर्फ योगेश भट्ट था जो कि एक सबसे बड़ा आई विटनेस था, लेकिन अब उसे भी किडनैप कर लिया गया है। लेकिन इससे भी यहाँ पर विष्णुदास को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब कोर्ट की हेयरिंग हुई तो यहाँ पर विष्णुदास ने सारा खुलासा कर दिया था। उन्हें मालूम था कि योगेश भट्ट को किडनैप किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने एक सेटअप तैयार किया था। जिस योगेश भट्ट से वो मिले थे, जिस योगेश भट्ट को वो अपने साथ ला रहे थे, दरअसल में वो एक पुलिस वाला था। योगेश भट्ट को तो उन्होंने सही सलामत अपने साथ लेकर आ चुके थे, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता चला था। जज साहब कहते हैं कि अगर इन सब के पीछे राशिद खान जी अगर आपका हाथ निकला तो आप पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। तो योगेश भट्ट अब कटघरे में आते हैं और वो पूरी अदालत को बताते हैं कि 1980 में हम लोग ताजमहल के चैम्बर में गए थे, जहां 22 के 22 कमरे जो है वो पूरी तरह से बंद थे, उन्हें ईंट से बंद कर दिया गया था। हमारे साथ पीटर विलियम्स थे, उनकी वाइफ सैंड्रा थी, महेंद्र दास थे और मिस्टर राव भी मौजूद थे। तब पीटर विलियम्स ने एक इच्छा जाहिर की कि वो इस ताजमहल की कार्बन डेटिंग करना चाहते हैं। वो यमुना नदी के किनारे पर खड़े हुए थे, तब उन्होंने ताजमहल के किनारे वाले गेट से एक लकड़ी का एक टुकड़ा निकाला, जो कि योगेश भट्ट ने ही पीटर विलियम्स को दिया था। तो जब पीटर विलियम्स ने इसकी कार्बन डेटिंग की तो पता चला कि ये लकड़ी का टुकड़ा, मतलब कि वो दरवाजा जो है वो लगभग 1359 ईस्वी का है और 1959 में मिस्टर राव ने उस चैम्बर मतलब कि 22 कमरे में से एक कमरे के अंदर अष्टवासु की मूर्ति भी देखी थी। और जब उन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट को खबर की तो आर्कियोलॉजिस्ट ने उनसे कहा कि जिस तरह से दरवाजे ईंट से बंद है, उसी तरह अपना मुंह भी बंद रखो। और 1980 के बाद जब कार्बन डेटिंग से पता चला कि ताजमहल से 300 साल पुराने दरवाजे हैं, तो सरकार ने इन सारे दरवाजों को निकलवा दिया। राशिद खान यहाँ पर योगेश भट्ट से कहते हैं कि आखिरकार हम आपकी बात कैसे मान ले। योगेश भट्ट कहते हैं कि सैंड्रा विलियम्स, जो कि पीटर विलियम्स की बेटी है, वो भी उस समय हमारे साथ मौजूद थी और वो अभी भी जिंदा है और आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं। अब राशिद खान अपना फाइनल स्टेटमेंट देते हैं और कहते हैं कि अगर ताजमहल को हिंदू मंदिर के रूप में बदल दिया जाए, अगर ये यहाँ पर साबित हो जाता है कि वो मंदिर है, तो सरकार को करोड़ों का नुकसान होगा, लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, जिससे कि उनका घर बार चलता है वो पूरी तरह से सड़क पर आ जाएंगे। ताजमहल की जो छवि है, जैसे कि ताजमहल को सिंबल ऑफ लव कहा जाता है, अगर ये छवि बिगड़ गई तो देश को भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अगर इसकी कहानी बदली गई तो ये धर्म विवादों को बढ़ावा दे सकता है। जिसके बाद विष्णुदास अपनी क्लोजिंग स्टेटमेंट देते हैं और कहते हैं कि ताजमहल जो है वो सातवां अजूबा है और अगर इसकी सच्चाई बाहर आ भी जाती है तो ये धूमिल नहीं होगा, इसकी सुंदरता पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, बल्कि ताजमहल और भी ज्यादा साफ दिखने लगेगा, सारा कोहरा छट जाएगा और ताजमहल एकदम क्लियर दिखाई देगा। और ताजमहल कई लोगों के जीवन यापन का साधन है, ये बात वो बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि उसकी 3 पीढ़ी जो है वो ताजमहल में ही गाइड के रूप में काम करती आ रही है। लेकिन सच्चाई से मुंह मोड़कर सिर्फ धंधा करना ही हमारी मानसिकता है। विष्णुदास बताते हैं कि सालों पहले बख्तियार खिलजी नाम का एक दरिंदा भारत आया था। उसने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाई थी, जिसमें लगभग 90 लाख पुस्तकें जो है वो जलकर राख हो चुकी थी। कई सारे विद्यार्थी और शिक्षकों को मार काट डाला था। जो हमारा इतिहास था वो सारा का सारा नालंदा विश्वविद्यालय में जलकर राख हो गया। इसके बाद आती है ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्होंने भी हमारे इतिहास के साथ खिलवाड़ किया
जो उनके मन में आया उन्होंने अनाप शनाप लिख दिया। और जब आजादी मिली तो एक नया दुश्मन आकर खड़ा हो गया, वामपंथी। इन वामपंथियों ने इतिहास को तोड़ा मरोड़ा और एक नया इतिहास लिख दिया। तो हमें ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब कि ब्रिटिश के अत्याचारों के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन कभी भी मुगलों के अत्याचारों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। वरना सब जानते हैं कि हमारे देश में अनगिनत मंदिर टूटे हैं, काशी विश्वनाथ से गुजरात के सोमनाथ तक सभी जगह हमले किए गए, लेकिन उसका कोई जिक्र नहीं। अंग्रेजों ने हम पर 200 साल राज किया, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी भी मंदिर को तोड़कर चर्च नहीं बनाया। और शाहजहां को सेकुलर बंदा कहा जाता था, जबकि शाहजहां ने देश में अनगिनत मंदिर तोड़वाए हैं। सिर्फ बनारस में ही उसने 76 मंदिर तोड़वाए हैं। इससे पता लगाया जा सकता है कि शाहजहां कितना सेकुलर था। यहाँ हमारे देश में भी बहुत सारे ऐसे सेकुलर हैं जो कि महाभारत और रामायण पर भी सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि ये बस एक काल्पनिक कहानी है। उन लोगों पर तमाचा जो है वो आर्कियोलॉजिस्ट ने दिया है और उन्होंने रामायण और महाभारत होने के प्रमाण दिए और उनका मुंह पूरी तरह से बंद किया। लेकिन अब समय आ चुका है आवाज उठाने का, क्योंकि अस्तित्व पर अगर सवाल नहीं किए गए तो हमारा अस्तित्व ही सवाल बनकर रह जाएगा। तो अदालत अपना फैसला सुनाती है और कहती है कि हिस्ट्री में बहुत सारे छेड़छाड़ हुए हैं और बहुत सारी गलतियां भी हैं जिनको सुधारना बहुत जरूरी है। इसलिए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि एजुकेशन बोर्ड हिस्ट्री की किताब में बदलाव करें और फ्यूचर में बच्चों को इतिहास के कौन कौन से चैप्टर पढ़ना जरूरी है और वो सिलेबस में मंदिर और मॉन्यूमेंट्स भी सिलेबस में ऐड करें, ताकि बच्चे अपने देश के मंदिर और महलों के बारे में जानकारी ले सके। रही बात ताजमहल की, तो ताजमहल एक विश्व धरोहर है और ताजमहल पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंचा है। दोनों पक्षों के दस्तावेज को ठीक से निरीक्षण करने के बाद कोर्ट किसी फैसले तक पहुंच सकती है। इसलिए कोर्ट ताजमहल पर फैसला सुरक्षित रखने का ऑर्डर देती है और इसी के साथ ये फिल्म भी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।